वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखा दूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर आप देख रहे हैं ना, एक किस तरह से सिस्टम में काम करता है। देखिए, इसमें ड्रायर फ़िल्टर भी लगा है और कैपिलरी भी लगा है, एक छोटा फ़िल्टर लगा है। ये काम कैसे करता है सिस्टम में, किस तरह से रेफ्रिजरेंट पास होता है, और यही एक कंट्रोल डिवाइस होता है जिसके वजह से जो आउटडोर में कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, हीट होता है वहाँ पर और वेपर में होता है। और जो सामने से फैन जो चल रहा होता है वहाँ से गरम गरम हवा फेंकता है, इसी की वजह से होता है। इसी की वजह से यही एक कंट्रोल डिवाइस लगा होता है जिससे क्या होता है कि आउटडोर में हीटिंग होता है और कूलिंग कॉइल में कूल होता है, ठंडा होता है। चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, दोनों में लगे होते हैं। स्प्लिट एसी में इस तरह से लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके लगा होता है आउटडोर में कंप्रेसर के साथ में। और विंडो एसी में कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल के बीच में ऊपर में कंप्रेसर के ऊपर के साइड में इस तरह से लंबा सा लगा होता है। विंडो एसी में इमेज आप देख सकते हैं, इस तरह से कैपिलरी लगा होता है। अब एक काम कैसे करता है इसे हम समझ लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रेफ्रिजरेंट का प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं। या फिर जितने भी रेफ्रिजरेंट पूरा प्रेशर मैं वहाँ पर दे रखा हूँ, और जितने भी इन्वर्टर एसी हैं आज के समय में, इन्वर्टर एसी में जितने भी एरर कोड आते हैं, वोल्टास एसी, एलजी एसी, ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी कंपनी के एयर कंडीशनर में कौन सा एरर क्यों आया है, कौन सा फॉल्ट है, उसे कैसे फिक्स करना है। कंप्लीट मैं दे रखा हूँ, जा करके वहाँ से डाउनलोड करके आप रख लीजिए उसे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए, सिस्टम तो हमारे पास इस समय नहीं है, सिर्फ मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, होता क्या है कि जो कंप्रेसर होता है आउटडोर आप देख सकते हैं इस तरह से, उसमें अब देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं आउटडोर में और कौन कौन से स्पेयर पार्ट इंडोर में लगे होते हैं। आउटडोर में क्या होता है, स्प्लिट एसी के, नॉर्मल एसी की बात कर रहा हूं। नॉर्मल एसी में आउटडोर में कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, और उसमें फैन मोटर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, और कंप्रेसर का कैपेसिटर लगा होता है। बस इतना सा होता है। बाकी पूरा कवर होता है उसमें, टॉप कवर, फ्रंट कवर, और उसका चेसिस जहाँ पर कंप्रेसर इंस्टॉल किया जाता है, इतना सा होता है। उसमें कैपिलरी लगा होता है, ड्रायर फिल्टर लगा होता है, जो कि ये बाहर है हमारे पास। तो होता क्या है कि कंप्रेसर जब डिस्चार्ज निकालता है, ध्यान से समझिएगा, कंप्रेसर जब डिस्चार्ज निकालता है तो सबसे पहले रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। अभी इसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि आखिर कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाकर के हीट होता है और कूलिंग कॉइल में जाकर के कूल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है, और रेफ्रिजरेंट वेपर में क्यों बदलता है और लिक्विड में क्यों बदलता है। दोनों को मैं बताऊँगा कि लिक्विड और, तो हम बात कर लेते हैं कि लिक्विड में और वेपर में कैसे चेंजेस होता है, इसी की वजह से होता है। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेंट जो निकलता है ना, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर के इनलेट से जा कर के कंडेंसर में पूरे रन करता है रेफ्रिजरेंट। अब वहाँ से आउट होने के लिए भी कोई जगह चाहिए ना, तो आउटपुट जहाँ से निकलता है उसी पाइप में ये ड्रायर फिल्टर जुड़ा होता है। देखिए, एक साइड में खाली है और एक साइड में कैपिलरी जुड़ा हुआ है। तो एक साइड में क्या होता है, जिससे इधर खाली है ना, इस तरह से उस कंडेंसर में इस तरह से पाइप निकला होता है, उसमें जा कर के ये बैठ जाता है फिल्टर। ड्रायर फिल्टर लग गया। अब ड्रायर फिल्टर के बाद इसी में एक छोटा सा पाइप ज्वाइंट करके, अब छोटा सा पाइप क्यों ज्वाइंट किया गया है इसको भी मैं बताऊंगा अभी कि ये छोटा सा पाइप ज्वाइंट क्यों किया गया है। ये आसान कर देता है। अब क्या आसान करता है मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर छोटा सा पाइप ज्वाइंट करके इसमें कैपिलरी लगाई गई है। अब कैपिलरी को रोल करने के लिए आप कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर के ऊपर इस तरह से रोल कर देंगे, रोल करने के बाद कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे, कैपिलरी रोल हो जाएगी, कहीं पंच भी नहीं होगा। अब इसके बाद जो यहाँ से तो कैपिलरी में इनलेट हुआ,
अब आउटलेट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक फ़िल्टर लगाया गया है जो कि इसमें जाली नहीं होती है, सिर्फ फ़िल्टर करने के लिए जाली इसमें होती है ड्रायर फ़िल्टर में। यहाँ से निकलता है, यहाँ जा कर के इसमें से हो कर के अब यहाँ से ना ये कहाँ पे जुड़ता है, ये आप देख सकते हैं सर्विस वाल्व में, सर्विस वाल्व में ठीक जा कर के सर्विस वाल्व में इस तरह से जुड़ जाता है। अब ये इसका काम ख़त्म हो गया आउटडोर का, सर्विस वाल्व में जुड़ा, सर्विस वाल्व के रास्ते से सीधा लिक्विड लाइन के रास्ते से होता हुआ चला जाता है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल में जा कर के ठंडा करता है और वहाँ से वापस सक्शन लाइन के रास्ते से, मोटे पाइप के रास्ते से वापस से फिर कंप्रेसर में चला आता है और कंप्रेसर से फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट होता है, कैपिलरी के रास्ते से जाता है और कूलिंग कॉइल में सक्शन लाइन के रास्ते वापस आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जा कर के हीट और कूलिंग कॉइल में जा कर के कूल क्यों हो जाता है, ये भी समझ लीजिए। तो कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट निकल रहा होता है तो प्रेशर तो नॉर्मल होता है, उस समय कंडेंसर से निकल रहा है क्योंकि मोटा मोटा पाइप होता है। जब आउटडोर से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो इसे ड्रायर फिल्टर के रास्ते से कैपिलरी में आता है। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये छोटा सा क्यों लगाया जाता है। कैपिलरी में आता है, आप देखिए यहाँ से प्रेशर तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, इसको समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कंडेंसर में हीट और कूलिंग कॉइल में जा कर के कूल क्यों हो जाता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया बहुत तेज़ी से प्रेशर से और यहाँ आकर के क्या हो गया, इतना लंबा सा पतला पाइप बिल्कुल लगा हुआ है, पतला पाइप लगे होने की वजह से यहाँ से जो गैस फेंक रहा है ये बहुत बहुत धीरे धीरे करके फेंक रहा है और बहुत तेज़ी से प्रेशर में फेंक रहा है, धीरे धीरे और प्रेशर में फेंक रहा है, इसलिए कैपिलरी को लगाया जाता है। अब धीरे धीरे जब रेफ्रिजरेंट फेंक रहा है तो कंडेंसर में क्या हुआ, यहाँ से तो प्रेशर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर तो बहुत तेज़ी से रेफ्रिजरेंट को फेंक रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जा कर के रुकावट हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से फेंक रहा है रेफ्रिजरेंट। तो अब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर तो अपना कंप्रेसर तो अपना चाल बदलेगा नहीं, कंप्रेसर तो चलता ही रहेगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से धीरे धीरे फेंक रहा है, अब रेफ्रिजरेंट जा कर के कंडेंसर में जा कर के इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया उसमें कंडेंसर में जा कर के, इसलिए कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट होता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट उसमें जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसी हीटअप को कंट्रोल करने के लिए फ़ैन मोटर लगाया जाता है, फ़ैन मोटर, ताकि उसमें क्या हो कि फ़ैन मोटर जो गर्मी है कंडेंसर की वो बाहर फेंक सके, इसलिए पीछे जाली लगी होती है। कंडेंसर जो कॉइल होता है इस तरह से, उसके पीछे जाली लगी होती है, अब उसी जाली के रास्ते से हवा खींचता है, कंडेंसर हवा के आकार में आकर के कंडेंसर का कॉइल ठंडा हो जाता है और वही जो गर्म हवा बाहर फेंक देता है, इस तरह से कॉइल ठंडा होता रहता है। अब आगे समझिए, अब आगे क्या है कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट तो बहुत तेज़ी से प्रेशर से फेंक रहा है, बहुत पतला, जैसे कि आप, मैं एग्जांपल एक दिखाना चाहूँगा कि आप मुंह से हवा मारिए ऐसे, अब देखिए गरम गरम हवा आ रहा है, लेकिन इस तरह से हवा मारिए, देखिए ठंडा हवा आ रहा है, बस इतना सा होता है एयर कंडीशनर में। अब आगे समझिए कि आगे यहाँ से ना रेफ्रिजरेंट बहुत पतला फेंक रहा है क्योंकि ये कैपिलरी पतली है। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट बहुत पतला फेंक रहा है, जब पतला फेंक रहा है स्प्रे करके फेंक रहा है, जैसे होता है ना पानी का स्प्रे होता है तो उसे जब मारते हैं तो पानी का फुहारा जैसे फेंकता है, उसी तरह से ये रेफ्रिजरेंट फेंक रहा है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट फेंक रहा है, अब वहाँ पर धीरे धीरे स्प्रे मारते हुए जा रहा है ना, तो कूलिंग कॉइल में क्या होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। यहाँ से जो लिक्विड लाइन के रास्ते से जाता है, पतले डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से जाता है, तो पतले स्प्रे करके फेंकता है, तो वहाँ पर कूलिंग कॉइल में धीरे धीरे जा कर के इकट्ठा होता है स्प्रे से, तो वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और वहाँ पर कूलिंग होता है। तब अब कूलिंग भी क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। कूलिंग होता है और बहुत तेज़ी से मोटे पाइप के रास्ते से बहुत तेज़ी से खींचता है फिर रेफ्रिजरेंट, तो वहाँ पर कूलिंग कॉइल में जा कर के लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वहाँ पर रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। और ठंडा होता है तो जो कॉपर पाइप उसमें कूलिंग कॉइल में इस तरह से लगा होता है वह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब देखिए रूम में ठंडा कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। रूम में ठंडा इस तरह से होता है कि कॉइल तो ठंडी है, ये पाइप ना कॉइल, मानिए कि कूलिंग कॉइल का ये कॉइल है,
इसमें रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो होता क्या है कि ब्लोअर क्या करता है, ब्लोअर जो हवा खींचता है ना, हवा जो खींचता है वो कूलिंग कॉइल के ऊपर से हवा खींचता है, अंदर अंदर जाता है हवा। तो इस तरह का पाइप जब लगा होता है, इसी पाइप में स्पर्श होके जाता है हवा, अंदर अंदर हवा स्पर्श होके जाता है। अब इसमें स्पर्श हुआ तो हवा ठंडा हो गया। अब वही ठंडा हवा बाहर फेंक देता है रूम में। एक बार एक साइकिल तो हो गया इसका एयर का। फिर से गर्म हवा रूम में से खींचता है, स्पर्श हो करके हवा ठंडा हो जाता है, फिर वही ठंडा हवा बाहर फेंक देता है। इस तरह से जितने भी गर्म हवा रूम में है उसे खींच करके पूरा रूम चिल्ड कर देता है, ठंडा कर देता है। तो उसके बाद सेंसर का काम होता है, सेंसर लगा होता है, सेंसर को पता चलता है और सिग्नल भेजता है पीसीबी को। पीसीबी क्या करता है कि आउटडोर की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो इस तरह से पूरा ये कैपिलरी का काम होता है कि वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है ये, इसलिए कैपिलरी लगाई जाती है। अगर यही कैपिलरी न लगा करके एक मोटा पाइप इस तरह से लगा दिया जाए तो ना तो रूम में ना तो इंडोर कूलिंग करेगा, ना तो आउटडोर कंडेंसर हीटिंग करेगा। तो ये सिंपल सा होता है, इसलिए कैपिलरी लगाया जाता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये पतला पाइप, ये छोटा सा, इसमें क्यों लगाया जाता है, जबकि इसमें आप इसमें लगा करके भी बेल्ट कर सकते हैं, छोटा सा पाइप लगा करके बेल्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा पाइप, 4 इंच का पाइप लगभग क्यों लगाया जाता है, ये भी समझ लीजिए। अब इस तरह से अगर काम करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि जब कैपिलरी लगा करके ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो उस समय कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, कैपिलरी में ब्रेजिंग रॉड चला जाता है पिघल करके और कैपिलरी बंद हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये तो क्या हुआ कि ये ड्रायर फिल्टर हमने कंडेंसर से जो आउटपुट निकल रहा है उसमें तो हमने हमारा ड्रायर फिल्टर लग गया। आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाने में आसानी है क्योंकि मोटा पाइप मोटे पाइप में ही लगाना है, तो वहाँ चोक होने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन ये कैपिलरी और ये इसमें ड्रायर फिल्टर में जॉइंट करने के लिए एक छोटा सा पाइप इसीलिए लगाते हैं। पहले पाइप में कैपिलरी को जॉइंट करते हैं, बाद में इसे हम यहाँ पर जॉइंट करते हैं। पहले देखिए, पहले अगर यहाँ पर ड्रायर फिल्टर में इस पाइप को जॉइंट कर दिया जाए और इस कैपिलरी को बाद में यहाँ पर पंच करके थोड़ा सा यहाँ पर जॉइंट किया जाए तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमारी कैपिलरी चोक हो गई है, आप पता नहीं कर सकते। इसलिए ये जॉइंट हमें बाद में करना है, ये जॉइंट पहले कर लेना है। अंदर डालेंगे कैपिलरी, यहाँ पर पंच कर देंगे नोज प्लायर से, उसके बाद इसे हम ब्रेजिंग कर देंगे। इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ, आसान होता है ये करना। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। प्रैक्टिकल में बता रखा हूँ कि किस तरह से ब्रेजिंग किया जाता है, ताकि कैपिलरी चोक ना हो, बिल्कुल आप अपनी आँखों से देख सकें कि हाँ हमारी कैपिलरी चोक नहीं है, अब हमें ड्रायर फिल्टर में लगाना चाहिए। तो यहाँ से ब्रेजिंग कर लें। अब क्या होगा कि ये दूसरा हिस्सा हमारा खुला है। दूसरा हिस्सा जब खुला होता है तो इस हिस्से से हम इस तरह से देख सकते हैं, पाइप में इस तरह से देखेंगे कि हाँ हमारी कैपिलरी बिल्कुल क्लियर है, खाली बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पर ब्रेजिंग का कोई भी टुकड़ा जा कर के नहीं चिपका है, ना तो उसमें लगा है, तो क्लियर है। तब हमें क्या करना है, बाद में इस पाइप को इसमें डालना है ड्रायर फिल्टर में और यहाँ से ब्रेजिंग कर देना है। कितना आसान हो गया। इससे हम देख भी सकते हैं कि हाँ हमारी कैपिलरी चोक नहीं हुई है। ब्रेजिंग करते समय कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं हमारी कैपिलरी चोक हो गई कि क्या है, किसकी वजह से ठंडा नहीं कर रहा है, किसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप हो रहा है। तो आप ये कन्फ्यूजन दूर करके अपना काम करें। अब ये छोटा सा फिल्टर होता है, इसको इसमें डाल देंगे, ये जल्दी चोक होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ना ये जो साइज होता है इसका बिल्कुल कैपिलरी के ही साइज का होता है। उसमें डालेंगे ब्रेजिंग रॉड, उसमें पिघल करके जाने का कोई चांस नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।